तो हम लोग इसमें देखेंगे कि वर्ल्ड में जो मतलब आर्म्स से रिलेटेड आर्म्स को एक्सप्लोरेशंस या ट्रेड ना हो, उसका कोई उसका प्रोडक्शन ना करे, इससे रिलेटेड जो कुछ एग्रीमेंट है, जैसे कि वसेनार हो गया, एग्रीमेंट हो गया, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप हो गया, फिर केमिकल वेपन कन्वेंशन है, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है। तो इस सब से रिलेटेड जो भी है उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग फर्स्ट यदि देखते हैं तो फर्स्ट ये है वॉशेनाड एग्रीमेंट। ये जो बना था ये 1996 में बना, और इसका हेडक्वार्टर वियना है, वियना ऑस्ट्रिया में हो गया। 48 मेंबर है, इंक्लूडिंग इंडिया। चाइना वॉशेनाड एग्रीमेंट का मेंबर नहीं है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव मेन क्या है, तो टू प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कन्वेंशनल आर्म्स एंड द ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। मतलब क्या होता है कि देखिए मेन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखते हैं। जो कन्वेंशनल आर्म्स हो गए, जैसे कि मिसाइल्स हो गया, ड्रोन हो गया, मिसाइल्स हो गया, ड्रोन हो गया, या फिर आपका कह सकते हैं एयर डिफेंस सिस्टम हो गया या एयर इंटरसेप्टर हो गया। तो इसका जो अ, इसका जो इसका जो मतलब प्लोरिफरेशन है, मतलब एक कंट्री के पास है वो दूसरे कंट्री के पास दे रहा है, तो इससे क्या होगा, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए ये लेके आए हैं। मान लीजिए कि सिंपल सी कोई बात है, अभी इंडिया के पास मान लीजिए कि इस तरह की टेक्नोलॉजी या आर्म्स है, ये यदि हम अफ्रीका के अंदर इसको विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन हम ट्रेड करना स्टार्ट किया, जैसे अफ्रीका में मान लीजिए अभी इथोपिया और इसके बीच में इथोपिया और तंजानिया के बीच में प्रॉब्लम है, मान प्रॉब्लम है, बॉर्डर को लेकर प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। हमने तंजानिया को ये टेक्नोलॉजी ये आर्म्स दे दिए थे, एक कंट्री का क्या हो जाएगा, वेटेज बढ़ जाएगा, और उसके बाद वो किसी तीसरे को दे दिया, वो चौथे को दे दिया। तो मतलब इरिस्पॉन्सिबल कंट्री को, जो कि अभी स्टेबल स्टेज में नहीं आया है कोई कंट्री, उसको इस तरह से यदि हम आर्म्स या टेक्नोलॉजी जो सुपीरियर क्वालिटी का है वो यदि हम उसको देने लगे, बेचने लगे, या उसको हम देने लगे किसी भी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन से, तो इससे क्या होगा, वर्ल्ड में क्या हो जाएगा, एक आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाएगा और सभी कंट्री के पास आर्म्स होगा। तो जब सभी कंट्री के पास ताकतवर होंगे, सब ताकतवर होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट का चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकता है। उससे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मतलब मानव सभ्यता के लिए वो एक बहुत बड़ा खतरा होगा। मान लीजिए कि अभी वर्ल्ड में 30-40 ऐसे इश्यूज है वर्ल्ड में जहाँ पे कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होने का चांसेस है। जैसे कि एक इसराइल, हम इसराइल हो गया, फिलिस्तीन हो गया, तो वहाँ पे देखते हैं ये इशू को लेकर कितना वहाँ पे क्राइसिस आता है। या फिर अभी यूक्रेन और इसको रसिया को लेके है, उसको लेकर क्या इशू है, या इंडिया पाकिस्तान को लेके है, और चाइना को लेके है। तो मतलब इस तरह की इशू है, तो वहाँ पे ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आने का चांसेज है। बट ये सब कंट्री जो है वो मतलब एक पाकिस्तान को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो हमेशा मतलब एटॉमिक स्ट्राइक का वो बोलता रहता है। यदि एक पाकिस्तान को छोड़ दीजिए तो बाकी कंट्री एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है, रिस्पॉन्सिबल बिहेव करता है। लेकिन जब जब ये टेक्नोलॉजी हम वर्ल्ड में हर एक जगह हर एक कंट्री के पास होगा, तो बहुत इरिस्पॉन्सिबल कंट्री होगा। तो मतलब छोटा छोटा इशू पे वो क्या करेगा, इस तरह के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और मानव सभ्यता के लिए वो खतरा बन सकता है। तो दिस इज द वन पर्सपेक्टिव ऑफ दिस काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट। एक ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव आपको मान सकते हैं कि भाई जो डेवलप्ड कंट्री है या जो टेक्नोलॉजिकल डेवलप है, वो नहीं चाहता है कि मतलब कि सभी कंट्री के पास इस तरह का सब टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो। इससे क्या होगा, जो डेवलप कंट्री है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, या जो कंट्री टेक्नोलॉजी लेवल में या रिसर्च डेवलपमेंट में इतना आगे तक गया है, तो वो नहीं चाहता है कि मतलब सबके पास हो जाए तो इम्पोर्टेंस कम हो जाए। मान लीजिए आपके पास कोई आर्म्स है, वही आर्म्स आपके गांव में सभी के पास है, तो आपका जो इम्पोर्टेंस है वो तो कम हो जाएगा ना भाई, क्योंकि सबके पास है। अभी मान लीजिए ईरान को न्यूक्लियर आर्म्स नहीं बनाने देने के पीछे एक रीजन ये भी है ना, तो इसराइल का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसराइल एक न्यूक्लियर कंट्री है। यदि इसराइल के पास न्यूक्लियर है तो उसका एक इंपॉर्टेंस है अरब वर्ल्ड में, ठीक। एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये हो गया। एक तीसरा पर्सपेक्टिव अब ये देखेंगे, कोई सी भी कंट्री जो मतलब एडवांस लेवल का टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, तो उसके पीछे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। बहुत इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसके पास इस तरह का टेक्नोलॉजी आता है। वो इन्वेस्टमेंट उसके ह्यूमन रिसोर्स के लेवल से ही स्टार्ट होता है। तब इस सब तरह का इन्वेस्टमेंट करके उसने टेक्नोलॉजी किया, और ये बांटता फिरेगा, किसी दूसरे कंट्री को देता फिरेगा, तो फिर इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा ना। आपको R&D में कितना खर्चा हुआ है उसके पीछे, उसके बदले में आप फ्री में सबको देंगे या किसी भी मतलब पैसे लेकर देंगे, तो दिस काइंड्स ऑफ द इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगा। तो
एक ये हो गया। दूसरा मेन वजह ये है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना हो, सिविलाइजेशनल क्राइसिस ना हो जाए किसी भी निज मतलब मानव सभ्यता के लिए। तो एक ये रोकने का पीछे का एक कारण था, जो भाई सबके पास ये नहीं होना चाहिए। तो टू प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कन्वेंशनल, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। मतलब क्या होगा, जैसे कोई कंट्री किसी दूसरे को दे रहा है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। भाई जी आप कौन से टेक्नोलॉजी उसको दिए हो, किस कौन से आर्म्स उसको दिए हो, वो आर्म्स जो है वो मतलब सिंगल यूज है कि ड्यूअल यूज है। मतलब इस तरह का एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो कंट्री दे रहा है, जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान को अमेरिकन ने F-16 दे दिया, F-16 दे दिया, ठीक, एक तरह से। और वो F-16 अमेरिकन जब जब दे दिया तो अमेरिका ये, और उसमें क्लॉज था, अमेरिकन ने बोला था भाई F-16 तुम ले रहे हो तो इंडिया के अगेंस्ट तुम यूज नहीं करोगे। लेकिन अभी जो पिछले हुआ था बालाकोट स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुआ था, फिर पाकिस्तान ने किया था। हमने हमारे मिराज 2000 जो था, जो एक आप मान लीजिए सेकेंड जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन का हमारा वो फाइटर जेट था, वो फोर्थ जनरेशन, जो कि F-16 है, फोर्थ जनरेशन का था, उसको हमने मार गिराया। फिर अमेरिका ने उसको हवा टाइट कर दिया पाकिस्तान को, फिर बोला कि गिनती करके दिखाओ कितना जो हम दिए थे उतना है कि नहीं है, तो पाकिस्तान का हवा टाइट हो गया। फिर पाकिस्तान को बहुत लताड़ा अमेरिकन ने। तो एक इरेस्पॉन्सिबल कंट्री को अमेरिकन ने क्या दे दिया, बहुत अच्छा क्वालिटी का मतलब आर्म्स दे दिया, फाइटर जेट इट्स काइंड्स ऑफ आर्म्स दे दिया। तो ये सब एग्रीमेंट जो है ना, ये इस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाता है, ठीक। इट इज़ नॉट अ बाइंडिंग, ये बाइंडिंग नहीं है, लेकिन एक एक तरह से कह सकते हैं, जो वर्ल्ड में एक पर्सपेक्टिव लेके, एक नैरेटिव लेके आता है, और एक बाउंड्री क्रिएट करता है किसी भी कंट्री को। आप फिर बोलेंगे कि भाई कोई दे ही देगा तो उससे क्या होगा, तो फिर बाद में क्या होगा, उसके साथ ट्रेड नहीं होगा, उसको सैंक्शन लगेगा। मतलब उसकी जो इंपॉर्टेंस है, डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, जो उसका इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे खत्म कम होता जाएगा। उस पर लोग भरोसा नहीं करते रहेंगे, ट्रस्ट नहीं होगा, ट्रस्ट डेफिसिट हो जाएगा, तो उसकी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी नीचे आएगी। तो जी इस तरह का ये एग्रीमेंट इस सब तरह के लेके आया जाता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को और बढ़ाता है, किसी भी कंट्री को और स्ट्रांग बनाने के लिए सब लेके आता है। तो ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कन्वेंशनल आर्म एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। डुअल यूज, भाई गुड्स का भी डुअल यूज। मान लीजिए कि आप कोई टेक्नोलॉजी लेके आए, जैसे कि आप थ्रस्ट वाला टेक्नोलॉजी लेके आए, जिसका मेन दो यूज हो सकता है। एक तो आप सेटेलाइट को भेजने के लिए यूज हो सकता है, दूसरा आप फाइटर जेट बनाएंगे उसके लिए यूज हो सकता है। तो इस सब तरह का जो टेक्नोलॉजी या कोई गुड्स लेके आएंगे तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, और मतलब ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, जिसके लिए वासेनर एग्रीमेंट लेके आए 1996 में, ठीक। टू प्रिवेंट द डीस्टेबलाइजिंग द अकुमुलेशन ऑफ आर्म्स एंड सेंसिटिव टेक्नोलॉजी। मतलब कोई इकट्ठा कर रहा है आर्म्स और सेंसिटिव टेक्नोलॉजी, उसको ये प्रिवेंट कर रहा है। की फीचर है ये, नॉट लीगली बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग नहीं है ये। उसके बाद मेंबर वॉलेंटरी एग्री टू कंट्रोल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम listed into control list। member voluntarily agree to control export। मतलब कोई भी देश है ना, वो वॉलेंटरी, जो इसके मेंबर है वो वॉलेंटरली एग्री करेंगे, मतलब जो भाई हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे इस तरफ का, वॉलेंटरली। मतलब इस पर कोई बैंडिंग नहीं है, क्योंकि लीगली बैंडिंग नहीं है। देखो जब लीगली बैंडिंग नहीं होता है और वॉलेंटरली एग्री टू कंट्रोल एक्सपोर्ट, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्वेश्चन हो जाता है, जो भाई आप कंट्री रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है। मान लीजिए कि जो कोई मेंबर है वो इस एग्रीमेंट का पार्ट होने के बाद भी जो इसकी क्लॉज है उसको फॉलो नहीं करता है, तो उस पर किसी तरह का पनिशमेंट या किसी तरह का वो नहीं आएगा, रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। लेकिन एक क्या हो जाएगा ना, उस कंट्री में एक, उस कंट्री से एक आइसोलेशन हो जाएगा। जो दूसरा देखेगा जब भाई इस सब तरह का एग्रीमेंट हो गया या कोई क्लॉज है, या कोई इंटरनेशनल किसी भी कंट्री के बीच में एक कह सकते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ है, और फिर वो कोई कंट्री उस चीज़ को नहीं मान रहा है, तो वो आइसोलेशन में चला जाएगा, उससे लोग दूर होते जाएंगे, उस पर ट्रस्ट कम होता जाएगा। उसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो या कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो, वो सब नहीं करेंगे, क्योंकि वो इरिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखा रहा है कि किसी एग्रीमेंट पे साइन करने के बाद भी वो उसके क्लॉज को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखा रहा है। सो दिस इज द मेन फीचर ऑफ वासेनार एग्रीमेंट। दो दो लिस्ट होता है इसका, एक म्यूटेशन लिस्ट, म्यूनेशंस लिस्ट आर्म्स के लिए, और आर्म एम्यूनेशंस जो होता है उसके लिए। दूसरा होता है डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी लिस्ट के लिए, सिविलियन आइटम एंड पोटेंशियल तो मिलिट्री यूज। मतलब दो लिस्ट होता है जो भाई एक तो आपका जो जो आप आर्म्स के लिए लेके जा रहे हैं वो हो गया, और दूसरा क्या हो गया, अब डुअल यूज, कोई गुड्स लेके आए, कोई टेक्नोलॉजी लेके आए जिसका सिविलियन, जैसे कि आप मान लीजिए कि न्यूक्लियर से रिलेटेड, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी लेके आए हैं और उसको न्यूक्लियर आर्म्स बना रहे हैं। हालांकि उसके लिए अलग एग्रीमेंट है, एनपीटी एनएसजी इस सब के, एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप उसके थ्रू होता है। लेकिन जस्ट आई एम एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको एग्जांपल देके बताया। भाई एक सिंपल सी बात है, आप किसी नाम पे लेके आते हैं और
कि कोई काम उससे करते हैं, लेके आते हैं जो भाई मैं सैटेलाइट भेजूंगा, उसका यूज़ करते हैं फाइटर जेट बनाने में, लेके आते हैं जो भाई मैं सैटेलाइट में हम ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजूंगा भेजूंगा उसका यूज़ करते हैं मिसाइल बनाने में। तो ये एक आपका ट्रस्ट डेफिसिट बनाता है, ठीक। तो अब देखिए, मेंबर शेयर इन्फो आर्म्स एक्सपोर्ट टू नॉन मेंबर, कोई जो इसका मेंबर है ना, वो अपना शेयर करेगा जो भाई मैंने, जैसे 42 मेंबर है वो शेयर करेगा जो भाई मैं नॉन मेंबर को क्या आर्म्स दिया हूँ, ठीक। अफ्रीका मान लीजिए नॉन मेंबर कंट्री है, जैसे इथोपिया हो गया या अंगोला हो गया या मान लीजिए ट्यूनीशिया हो गया, जो भी है, इसको आपने क्या आर्म्स एक्सपोर्ट किया है, क्योंकि उससे ये होगा ना जो भाई एक एक वो बन के आएगा ना, एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी ना। तो कोई भी कंट्री जो अपना डिप्लोमेसी सेट करेगा तो उसके अकॉर्डिंग सेट करेगा, जब भाई फलाने कंट्री के पास इस तरह का आर्म्स है तो उसके अकॉर्डिंग वो डिप्लोमेसी को सेट करेगा, ठीक। डिनाई द एक्सपोर्ट लाइसेंस रिक्वेस्ट, एक्सपोर्ट लाइसेंस रिक्वेस्ट, ठीक है। सिग्निफिकेंस, हेल्प इज नॉन प्रोलिफरेशन विदाउट हैम्परिंग द लेजिटमेट ट्रेड, ये नॉन प्रोलिफरेशन को थोड़ा सा हेल्प करेगा, क्योंकि भाई ये देख रहे हो ना, ये इसमें ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहा है, कोई सा भी ट्रेड के लिए, यदि आर्म्स और टेक्नोलॉजी के ट्रेड के लिए आप ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हैं तो इससे प्रोलिफरेशन में थोड़ा सा हेल्प होगा, नॉन प्रोलिफरेशन में, क्योंकि ट्रेड हो हमारे मतलब मिसाइल्स टेक्नोलॉजी के लिए जो ट्रेड होगा जो देगा, तो उसमें वो पहले से ट्रांसपेरेंट रहेगा जो भाई किसने किसको दिया है, ठीक। तो उससे पता चल जाएगा जब भाई वो नॉन प्रोलिफरेशन में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए चाइना, चाइना वैसे आर्सेनल का मेंबर नहीं है, यदि आर्सेनल का मेंबर हो जाए चाइना, और चाइना ने कोई टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया को दे दिया, ठीक, नॉर्थ कोरिया को दे दिया, तो ये तो चांसेस होगा ना, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को दे देती तो चांसेस होगा ये नॉन प्रोलिफरेशन में हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि नॉर्थ कोरियन जो है न्यूक्लियर स्टेट अपने आप को कहता है, मे बी उसके पास न्यूक्लियर हो, और वो हमेशा मिसाइल का टेस्टिंग करता है, तो जापान साउथ कोरिया इस सब के लिए क्या हो जाएगा, एक खतरा, एक डेंजर का सिचुएशन आएगा, तो ये नॉन प्रोलिफरेशन में हेल्प नहीं करेगा, ठीक। तो नहीं करेगा यदि चाइना इसको दे देता है, समझ गए, तो ये तो पता चल जाएगा, ठीक, ये नॉन प्रोलिफरेशन हेल्प नहीं करेगा, ठीक। तो हेल्प इन नॉन प्रोलिफरेशन विदाउट हैम्परिंग द लेजिटिमेट ट्रेड, ठीक, लेजिटिमेट ट्रेड। इंडिया बिकम द मेंबर 2017 स्ट्रेंथन इट्स ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन क्रेडेंशियल, ठीक है। दोस्त 2017 में हम मेंबर बने, इसका नॉन प्रोलिफरेशन क्रेडेंशियल को मैंने हेल्प किया, क्योंकि हम आप जो ट्रेड करेंगे टेक्नोलॉजी इस लेवल पर भी एक ट्रांसपेरेंसी आएगा इसमें, ठीक है। और एक इसका लिस्ट होगा, उसमें लोग अपना अपना क्लॉज देते हैं। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में, ये जो बना था 1985 में बना, ये भी एक इनफॉर्मल ग्रुप है, मेंबर 48 कंट्री है, और ईयू, इंडिया जॉइन 2018, भारत में बना था 2018 में। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव पे देखते हैं, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन थ्रू एक्सपोर्ट एंड कंट्रोल, मतलब ये कह रहा है जो केमिकल वेपन होता है, बायोलॉजिकल वेपन होता है, केमिकल बायोलॉजिकल वेपन से क्या होता है, मतलब उसका ह्यूमन, मतलब ह्यूमन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट, यदि कोई कंट्री यूज़ करता है तो ह्यूमन पे बहुत डेवस्टेटर होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और दूसरा चीज़ ये जो होता है ना, इसको कहते हैं रूथलेस, मतलब इससे जो आदमी मरता है, किसी को गोली से आप मार दो तो वो तुरंत खत्म हो जाएगा, लेकिन केमिकल बायोलॉजिकल वेपन का यूज़ करके मारोगे तो वो बहुत कष्ट से मरता है, उसको बीमारी हो जाती है, उसको मरने में टाइम लगता है, जिन्हें कहते हैं तिल तिल के मरना, तो वो मरता है। तो ये केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन इस तरह बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक। तो इससे रिलेटेड ये एग्रीमेंट आया ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। तो कोऑर्डिनेट टू प्रिवेंट द स्प्रेड, इसको स्प्रेड मतलब भाई फैले नहीं, जिसके पास है वो है, और उस वो किसी दूसरे को ना दो, किसी इरिस्पॉन्सिबल को या किसी को भी ना दो, क्योंकि इसका खतरा बहुत ज़्यादा होगा। मान लीजिए कि इजराइल और अभी फिलिस्तीन में चल रहा है, हमास के बीच, अब हमास को केमिकल बायोलॉजिकल वेपन कोई प्रोवाइड करा दे, तो उससे क्या हो जाएगा, वो इजराइल में यूज़ कर दे तो कितना मतलब इरिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना मतलब खतरा होगा इजराइल के लिए। कोऑर्डिनेट नेशनल एक्सपोर्ट लाइसेंस टू प्रिवेंट असिस्टेंट टू CBW प्रोग्राम, मतलब वे कन्वेंशन, मतलब कोऑर्डिनेट करना है। की फीचर इसका है नॉन ट्रीटी, इट्स वॉलंटरी इनफॉर्मल एग्रीमेंट, ये भी क्या है, वॉलंटरी है, इनफॉर्मल एग्रीमेंट, अरेंजमेंट है, इससे अरेंजमेंट है कंट्री के बीच में, जो रिस्पॉन्सिबल कंट्री, जो बड़े बड़े देश है, इसके बीच में एक वॉलंटरी या इनफॉर्मल अरेंजमेंट है। देखो ये सब जो एग्रीमेंट है ना, जो इनफॉर्मल होता है, वो किसी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, आप कितना रिस्पॉन्सिबल हो। एक चीज़ आप देखे होगे, जो पाकिस्तान ने कितना बार बोला है कि हम न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे, न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे, न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे, लेकिन इंडिया एक बार भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल कंट्री, वो इस तरह से नहीं वहाँ धमकी दे सकता है, क्योंकि इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट के आप पार्ट हैं। और दूसरा, आपकी डिप्लोमेसी या आपका जो एक इमेज होगा वर्ल्ड पे ना, इस तरह से नहीं होता है, जो छोटे छोटे मुद्दे, मतलब किसी भी मुद्दे पे तुरंत इस तरह से उछल जाना नहीं है। आप बड़े कंट्री हैं, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैच्योरिटी दिखानी पड़ती है। इसलिए इंडिया कभी नहीं बोला कि हम न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे, न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे, जबकि इंडिया का न्यूक्लियर जो वॉरहेड है वो पाकिस्तान से बहुत हैवी है, ठीक। तो न्यूक्लियर इंडिया कुछ कभी नहीं बोला, लेकिन
थोड़ा सा बोल दिया, इंडिया को एक स्टेटमेंट दिया है कि जो हम अपने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को रिविजिट करेंगे, उसको देख सकते हैं, रिव्यू देख सकते हैं। पाकिस्तान का हवा टाइट हो गया, वर्ल्ड में हवा टाइट हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना, जो ज़्यादा बोलता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, कम बोलने वालों की वैल्यू ज़्यादा रहती है। तो दिस इज द थिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है। की फीचर, नॉन नोट ट्रीटी इज वॉलंटरी, मेंबर adopt the common control over dual use of chemical, biological equipment और pathogen और toxic। dual use of chemical के दो dual use तक, जहाँ पर dual use होगा वहाँ पे आप मान लीजिए केमिकल को लेके आ रहा है फर्टिलाइजर बनाने के लिए, मान लीजिए उसका यूज कर लेगा आर्म्स बनाने में, तो उसको थोड़ा सा देखिएगा। बायोलॉजिकल इक्विपमेंट, पैथोजन एंड टॉक्सिन, पैथोजन तो मान ली पेस्टिसाइड के लिए आ रहा है, उसका बना लेगा क्या, वेपन बना लेगा। तो इस सब तरह के चीज़ को क्या करना है, इसको इसके इसको जो स्प्रेड होगा ना उसको प्रिवेंट करना है, जो इसे फैलेगा ना उसको रोकना है। सपोर्ट बाय द CWC एंड BWC ट्रीटी। एक है केमिकल वेपन कन्वेंशन और दूसरा बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, हम आगे देखते हैं। तो ये जो कन्वेंशन है ना, ये कन्वेंशन तो लीगली बाइंडिंग वाला कन्वेंशन है। तो इस कन्वेंशन को, इस एग्रीमेंट, ये ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ये ग्रुप के द्वारा इसको और सपोर्ट करता है, ये तो है ही। लेकिन एक इनफॉर्मल लोगों के बीच में मतलब एक कंसेंसस बना, जब भाई हम एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें कि हम, और ये ऑस्ट्रेलिया ग्रुप आप जब देखोगे ना, तो ये ईरान और ईरान इराक के टाइम के बाद आया था। इराक ने यूज़ किया था ईरान के अगेंस्ट, केमिकल वेपन यूज़ किया था, तो उसके बाद आया था ये। ठीक, ये समझ गए। तो सपोर्टेड बाय CWC या BWC treaty, significant India is the membership enable the access to high in chemical and biological technology for peaceful use। अब जब इसके मेंबर हो जाते हैं ना, तो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तब आप इसमें केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन आप टेक्नोलॉजी पीसफुल यूज के लिए देते। शो ए कंट्री कमिटमेंट टू नॉन प्रोलिफरेशन, ठीक है, इसके मेंबर होने पे। ठीक है, केमिकल वेपन कन्वेंशन पे आप आते हैं। ये 1993 में इंटर इंटू फोर्स, 1997 में 93 में आया, फोर्स में आया 97, फोर्स में आया मतलब क्या, तब से एग्जीक्यूट हो गया प्रॉपरली। और ओवरसीन बाय द ऑर्गेनाइजेशन प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, एक ऑर्गेनाइजेशन है OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसको प्रोहिबिट करना है किसको, केमिकल वेपन को, इसके द्वारा ये ओवरसीन होता है। मतलब ये दिखता है भाई इस कन्वेंशन को फुलफिल, इन कन्वेंशन का जो क्लॉज है, कन्वेंशन का जो एम है, कन्वेंशन का जो ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये OPCW, ये ऑर्गेनाइजेशन देखता है। कोई कंट्री केमिकल वेपन तो बना नहीं रहा है, कोई कंट्री किसी युद्ध में, किसी वॉर में केमिकल वेपन तो यूज नहीं किया, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सब चीज़ें देखता है। इसका मेंबर 193 कंट्री है, मतलब ऑलमोस्ट यूनिवर्सल केमिकल वेपन कन्वेंशन है ना, तो वर्ल्ड के लगभग हर एक कंट्री इसको फॉलो करता है जी। भाई कभी भी युद्ध हो जाएगा, कभी भी वॉर हो जाएगा, तो हम केमिकल वेपन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि केमिकल वेपन जो होता है वो बहुत लीथल होता है, इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक रहता है। ठीक, उस मतलब कह सकते हैं ना, कल्चर को ख़त्म कर देता है, सिविलाइजेशंस को ख़त्म कर देता है उस जगह का। तो ये हर एक कंट्री इसको लगभग साइन किया हुआ है। टू टोटल एलिमिनेशन ऑफ द केमिकल वेपन्स ग्लोबली। इसका की फीचर जो है, इसका प्रोहिबिट करता है डेवलपमेंट का, कोई कंट्री इसको बनाएगा नहीं, डेवलप नहीं करेगा। ठीक, जैसे कि रिसर्च करके डेवलप नहीं करेगा, प्रोडक्शन नहीं करेगी। यदि प्रोडक्शन नहीं करेगी, डेवलप कर लिया, रिसर्च करके आप ले आए हैं, वेपन स्टेज तक ले आए हैं केमिकल को, प्रोडक्शन आप नहीं करेंगे, प्रोडक्शन बनाएंगे नहीं, एक्विजिशन नहीं करेंगे, किसी से आप एक्वायर नहीं करेंगे, स्टॉक पिलिंग नहीं करेंगे, स्टॉक पिलिंग नहीं करेंगे आप, स्टॉक भरेंगे नहीं अपने यहाँ। यूज और ट्रांसफर ऑफ केमिकल वेपन, ना तो यूज करेंगे ना किसी को देंगे, मतलब सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है। सबसे पहले तो आप डेवलप नहीं करोगे, उसके बाद प्रोडक्शन नहीं करोगे, बनाओगे नहीं, एक्वायर किसी से लोगे नहीं, स्टॉक नहीं बनाओगे। ठीक, यूज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ केमिकल वेपन, ट्रांसफर नहीं करोगे, किसी को दोगे नहीं। तो दिस इज द केमिकल वेपन कन्वेंशन 1997। मैंडेटरी डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक वाइल, यदि आपके पास है तो उसको आप खत्म करो, बर्बाद करो, हटाओ। मैंडेटरी अलाउ द इंस्पेक्शन ऑफ डिक्लेयर्ड एंड सस्पेक्टेड फैसिलिटी, आप अलाउ करोगे, यदि आपको सस्पेशन में आ गया जो भाई इस कंट्री के पास हो सकता है, तो आप अलाउ करोगे OPCW को, वो आएगा इंस्पेक्ट करेगा आपको और डिक्लेयर करेगा, सस्पेक्ट डिक्लेयर करेगा भाई इसके पास है कि नहीं है। थ्री शेड्यूल ऑफ द केमिकल बेस्ड ऑन रिस्क एंड यूजेज, केमिकल का भी हर एक कैटेगरी होता है भाई, इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, इसका इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा, इसका इफेक्ट उससे कम होगा, मतलब हर एक कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे कि मान लो कि जैसे मिथाइल एसोसाइनाइड था जो भोपाल में वो बोला हुआ था। ठीक, मिथाइल एसोसाइनाइड इसको एक कैटेगरी में रखिएगा, दूसरा केमिकल को बी में, लिथलिटी के अकॉर्डिंग उसको दिया गया। सिग्निफिकेंस, मोस्ट सक्सेसफुल डिसआर्मामेंट ट्रीटी, मतलब सबसे ज़्यादा ये सक्सेसफुल डिसआर्मामेंट, मतलब आर्म्स को ख़त्म करना है। ओवर 90% ऑफ द डिक्लेयर केमिकल वेपन स्टॉक वाइल्स हैव बीन डिस्ट्रॉय,
वर्ल्ड का 98% खत्म हो चुका है, 2% कोई चोरी छिपे रखा होगा, जैसे नॉर्थ कोरिया हो सकता है, इस सब तरह का कंट्री हो सकता है, या ईरान हो सकता है, या ये सब कंट्री है ना, तो इस सब में भी हो सकता है। इंडिया इज ए पार्टी एंड डिक्लेयर एंड डिस्ट्रॉय इफ केमिकल वेपन स्टॉक अंडर द ओपीसीडब्ल्यू मॉनिटरिंग, मतलब इंडिया जो है ना इसका पार्टी है, और ओपीसीडब्ल्यू जो इसको ओवरसी करता है, मतलब देखता है इस कन्वेंशन को, केमिकल वेपन कन्वेंशन को, जो ऑर्गेनाइजेशन ओपीसीडब्ल्यू, तो ओपीसीडब्ल्यू ने इंडिया को बोल दिया है जो भाई इंडिया के पास केमिकल वेपन नहीं है। ठीक, अब देखते हैं बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, ये 72 में आया था, इंटर इंटू फोर्स 75 में आया था, मेंबर इसके 185 प्लस कंट्री है। ऑब्जेक्टिव है प्रोहिबिट द बायोलॉजिकल टॉक्सिक वेपन्स ग्लोबली, तो वो तो केमिकल था, ये बायोलॉजिकल वेपन है। मान लीजिए बायोलॉजिकल वेपन क्या होगा, कोई बीमारी, या जैसे कि मान लीजिए कि कोविड हो गया, तो इट इज़ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल वेपन। यदि वर्ल्ड में कुछ कुछ लोगों का जो विचार आइडियोलॉजी है इस तरह का है, जो चाइना ने इसको बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज किया, मे बी आप इसको जस्टिफाई कोई कर सकता है कि नहीं कर सकता है, लेकिन मान जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए बता रहे हैं। तो एक ये बायोलॉजिकल वेपन हो गया, जैसे कि जो कोविड सार्स वायरस था वो, एंड टॉक्सिन वेपन लो ग्लोबली, की फीचर इसका यदि आप देखोगे तो प्रोहिबिट, ये भी डेवलपमेंट को रोकता है, प्रोडक्शन को, एक्विजिशन को, स्टॉक फिलिंग को, और बायोलॉजिकल एजेंट एंड टॉक्सिन और हॉस्टाइल पर्पस, स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन मैकेनिज्म अनलाइक द CWC, मतलब उसी की तरफ बहुत वेरिफिकेशन होता है, परमिट्स पीसफुल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। यूज पीसफुल के लिए आप यूज कर, पीसफुली यूज मतलब शांति में यूज क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल रिसर्च टेक्नोलॉजी, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में लोग करता है ना, जैसे क्रिस्पर केस हो गया, या रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी हो गया, इस तरह का, या प्लांट में आप हाइब्रिड करते हैं, इस सब तरह का, तो आप पीसफुल यूज के लिए आप कर सकते हैं रिसर्च टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन केमिकल ग्रेड में आप नहीं जा सकते हैं। ठीक, बायोलॉजिकल ग्रेड में नहीं जा सकते। चैलेंजेस क्या है, वेरिफिकेशन एंड इन्फोर्समेंट आर वीक, नो इंस्पेक्शन लाइक CWC, मतलब CWC की तरह इसका इंस्पेक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक, जिस केमिकल वेपन का जिस तरह से हो रहा है, वेरिफिकेशन इन्फोर्समेंट नहीं हो पा रहा है, डुअल यूज डिलेमा, सेम टेक्नोलॉजी यूज फॉर द वैक्सीन और बायो वेपन। देखें, एक ही टेक्नोलॉजी है, उससे वैक्सीन भी बनाएगा और बायो वेपन भी बनाएगा। जैसे सार्स के लिए हो सकता है, सार्स हो सकता है मे भी एक बायोलॉजिकल वेपन हो, एक ही टेक्नोलॉजी से हो सकता है, तो डुअल यूज डिलेमा है इसमें। आप कोई टेक्नोलॉजी लेके आया, उससे भाई लेके आया किसी नाम पे, जहाँ अफ्रीका में लेके जाएगा, जो वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन बनाने के लिए ले जा रहे हैं, वहाँ पे बायोलॉजिकल वेपन बनाने लगे, और इस केमिकल वेपन की तरह इसमें वो नहीं होता है। ठीक, तो ये था, बस हो गया, तो मे भी आप कुछ